हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली सीरीज में हमने काफ़ी पेपर डिस्कस किए थे, इस बार भी हम अगेन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद द थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर ही दे रहे होंगे, जैसा मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट फॉर द MBA एग्जाम्स। और फिर देखते हैं रेस्ट हम कितने वीडियोस बना पाते हैं। सो अगेन द सेम पैटर्न रहेगा। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ दो प्रीवियस पेपर्स डिस्कस करूंगा। अगेन मैं आपको एसेंस ही दूंगा, और बाकी आपको ब्रीफ क्वेश्चन खुद ही बनाना पड़ेगा उसका, ठीक है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। सो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दिसंबर 2023 का सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाले हैं। MMPC 015, इसका एग्जाम हमारा प्रॉबेबली 3 दिसंबर को पड़ रहा है। सो पहला एग्जाम यही है थर्ड सेमेस्टर में, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आधा आंसर आपके क्वेश्चन में मिल जाता है आपको। सो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रोसेस, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। आप समझ लीजिए हर पेपर में ये क्वेश्चन आता ही है, चाहे 5 नंबर में या 10 नंबर में, किसी ना किसी वे में आपसे पूछ ही लेगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सो आंसर है इसका, द रिसर्च प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक, logical and structured sequence of activities undertaken to investigate a problem or phenomenon and to acquire knowledge or reach conclusions. In the context of management, the research process enables managers to make informed and evidence-based decisions. It involves a set of interrelated steps that help researchers identify issues, collect data, analyze information, and make recommendations. तो आपको पसंद में आ रहा है, रिसर्च प्रोसेस इज सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम। तो आप रिसर्च किस पे करते हो, किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च करते हो, या फिर आप किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करते हो, और जो लेटेस्ट कुछ चल रहा हो, जिसके लिए आपको डेटा इजीली मिल जाए, या फिर जिसके लिए आपको क्या नाम है, कोई इशू हो, कोई कलेक्ट डेटा करना चाहते हो आप, किसी मतलब समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, उसके बेसिस पे आप रिसर्च करते हो। और इसको कैसे रखना पड़ता है, स्टेप्स कैसे होते हैं भाई, प्रोसेस के रिसर्च प्रोसेस करने के स्टेप क्या है। तो अभी आपने MMPP 1 का अगर एग्जाम सब्जेक्ट सिनॉप्सिस वगैरह जमा कराया है या प्रोजेक्ट जमा कराया है, तो आपको पता होगा कि आपने कैसे प्रोजेक्ट बनाया है, आपने रिसर्च किस तरीके से करी है। तो ये सब्जेक्ट आपको उसमें भी हेल्प करने वाला है, MMPP 1 में, आपके प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है रिसर्च प्रोसेस में, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। भाई अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करो कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करने वाले हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट क्रूशियल। द प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड मस्ट रिलेट टू गैप इन नॉलेज और प्रैक्टिकल इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन और फील्ड ऑफ स्टडी। समझ में आ गया कि भाई जो आप रिसर्च करने जा रहे हो उस फील्ड में क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे आपने एक रिसर्च करी कि भाई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन रिटेल बैंकिंग, कि भाई आजकल देख रहे हो आप UPI से पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है, फ्रॉड एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। तो वो एक गैप है कहीं ना कहीं, बैंकिंग और आपका साइबर जो लोगों में अवेयरनेस, उसके बीच में एक गैप है। तो आप उसके रिलेटेड एक रिसर्च करना चाहते हो कि भाई क्यों गैप आ रहा है। तो वही है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं लालच है साइबर फ्रॉड्स, क्योंकि इतने होशियार नहीं है ये साइबर क्राइम वाले, वो आपके लालच पे खेल जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपकी लॉटरी लगी KBC में, लोग पगला जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ऐसे ही गवा देते हैं। तो वही चीज़ है, हमें वो चीज़ें समझनी है कि क्या दिक्कत आ रही है। और कहीं कहीं बहुत हाई फाई लेवल का भी हो रहा है क्राइम, कि मॉलवेयर सिस्टम में सॉफ्टवेयर में डाल दिया, फिशिंग कर दी, बहुत ही आइडेंटिकल मेल आईडीज बना दी जाती है, तो लोगों को लगता है कि हमारे बैंक से ही आईडी आई है। तो उस तरीके की चीज़ें भी हैं। तो दोनों लेवल पे आप रिसर्च आप करोगे तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि आप किस प्रॉब्लम के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हो। फिर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, a detailed examination of previous research helps the researchers understand the current state of knowledge, methodologies used, and research gaps. It also aids in framing research क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। भाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसने पहले ही उस फील्ड पे काम कर रखा है, किसी ने रिसर्च पेपर ऑलरेडी बना रखा है, तो उस लिटरेचर को पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। और प्लस उस बंदे को क्या थ्रेट है, उस बंदे की क्या डिफिकल्टीज फेस करी, उसने कौन से बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस लिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना,
तो इसलिए पिछली रिसर्च को आप देखना सकते हो। फिर है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। वंस द प्रॉब्लम इज डिफाइंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। भाई ऑब्जेक्टिव सेट करो, ठीक है, कि आप इस हाइपोथेसिस सब्जेक्ट करो, डिसाइड करो, और ऑब्जेक्टिव सेट करो कि आप इस स्टडी से क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, है ना। भाई मेरा स्टडी में है लोगों का एक्सपीरियंस जानना कि यूपीआई को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या चैलेंजेस उन्हें आते हैं, कहाँ पर वो अच्छा फील करते हैं, किस बैंक को साथ वो यूपीआई का इंटरफेस बहुत अच्छा देख पा रहे हैं, कहाँ वो प्रॉब्लम्स देख पा रहे हैं, क्या वो नए ऐप्स को ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो। फिर है रिसर्च का डिज़ाइन, फोर्थ। This is the framework that outlines how the research will be conducted. It includes the type of research, exploratory, descriptive, casual, sampling method, tools for data collection and techniques for analysis. तो देखो सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, क्या होता है कि भाई आप पूरे, अगर आप एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पूरे इंडिया के हर बंदे से तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप एक सैंपल आउट करते हो कि आप 100 लोग सैंपल में लेते हैं, रैंडम उठाते हो और उनसे पूछते हो भाई कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस है, और फिर आप उसको स्टेटिस्टिक्स माने एक सांख्यिकी देते हो कि भाई 100 लोग मैंने जगह जगह से पकड़े, तो यही 100 लोग जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरीके से मेरा डेटा आया है, हम अज्यूम करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन इस तरीके से बनता है। फिर है डेटा कलेक्शन। बट डेटा कलेक्शन कहाँ कहाँ से आप डेटा ले सकते हो? बेस्ड ऑन द डिजाइन, डेटा इज गैदर यूजिंग प्राइमरी मेथड, सर्वेस, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स, और सेकेंडरी सोर्स, बुक, डाटाबेस, रिपोर्ट्स। दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है प्राइमरी, जहां से आप फर्स्ट हैंड डेटा ले रहे हो, फर्स्ट हैंड डेटा ले रहे हो तो होगा आपका प्राइमरी, ठीक है। फिर है आपका सेकंड, जैसे कि इंटरव्यू ले रहे हो आप, क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी के पास जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सर्वे ले रहे हो, दैट इज अ प्राइमरी डेटा। आपने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया पब्लिक से या फिर आपने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया किसी स्टाफ से, तो ये प्राइमरी डेटा हुआ। दूसरा डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्शन। भाई ऑलरेडी एक बुक में डेटा दे रखा है, जैसे कि भाई आपको पता है कि भाई एक एनपीसीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि भाई 80% यूजर्स को यूपीआई पसंद है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा पेमेंट करने का जो मेथड है वो बैंकिंग का आरटीजीएस या एनईएफटी या फिर आईएमपीएस नहीं रहा, अब यूपीआई हो गया है। तो आपके पास ऑलरेडी डाटा है, वो भी एक अच्छे सोर्स से आया हुआ है, एक एनपीसीआई जैसी वेबसाइट आपको अगर ये डाटा दे रही है तो आप उसको सेकेंडरी डेटा की तरह यूज कर सकते हो, किसी बुक्स के किसी थ्रू से, किसी नेट से, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Data analysis, collected data is processed, coded, and analyzed using statistical tools. Interpretation involves understanding with the results, but widely research objectives. भाई डेटा आपके पास आ गया, डेटा को आपने एक फिगर दिया, जैसे सिंपल मैं लॉजिक में बोलूं इंटरप्रिटेशन का, आपके पास एक टेबल पड़ी है, आपने उस टेबल को पाई चार्ट बना दिया, समझ रहे हो? 10 यूजर एक्सिस बैंक को पसंद करते हैं, 40 यूजर आईसीआईसीआई को पसंद करते हैं, बाकी 60 यूजर जो है पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई में उनका भरोसा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? एक पाई चार्ट बना दोगे, पता लग जाएगा उसमें बिल्कुल इजीली रिप्रेजेंटेशन, जो बार लैंग्वेज लोगों को नंबर समझ में ना आए पर फिगर्स बहुत अच्छी समझ में आती है। अब पिक्चर डिस्क्राइब मोर देन द वर्ड्स, तो पिक्चर बना दीजिए उसकी, थोड़ी सी उसको इंटरप्रिटेशन दे दीजिए इजीली, ताकि लोगों को फर्स्ट हैंड में समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये गोला दिख रहा है, में 60% एसबीआई के खाते हैं, 40% में क्या नाम है बाकी अदर प्राइवेट बैंक के खाते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? 60% लोग पीएसयू की तरफ अट्रैक्टेड है, यही चीज होती है। फिर है आपका स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम को? सबसे पहला इसमें प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एरिया। पहले आप पता करिए प्रॉब्लम है कहाँ। आइडेंटिफाई जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट इशू फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और एकेडमिक क्यूरियोसिटी, ठीक है। फिर है आपका लिटरेचर सर्वे। एक्सप्लोर व्हाट हैज ऑलरेडी बीन रिसर्च टू आइडेंटिफाई गैप्स और एरियाज फॉर फर्दर स्टडीज। नैरोइंग डाउन द फोकस, फोकस ऑन द ब्रॉड एरिया इनटू अ स्पेसिफिक एंड मैनेजेबल प्रॉब्लम। भाई सिंपल सी बात है, पहले आता है इसे कहते हैं वाटरफॉल मेथड। पहले आप मोटर प्रॉब्लम को पकड़ो कि भाई आप कहां पर करना क्या चाहते हो, किस मेथड में। फॉर एग्जांपल भाई मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ फाइनेंस में, फाइनेंस में किसमें? डिजिटल बैंकिंग में, डिजिटल बैंकिंग में किसमें? रिटेल बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में किसमें? साइबर थ्रेट में। आप सोच रहे हो कितनी नैरो डाउन हुई, पर अगर आप पहले बड़ा डिसाइड करोगे फिर छोटे पे आओगे, फिर छोटे पे आओगे, फिर आप नैरो पे डिसाइड कर दोगे कि भाई अब मेरा इतना सेगमेंट पे मैं आप रिसर्च करने जा रहा हूँ। ये चीज फिजिबिलिटी चेक, कंसीडर एक्सेस टू डेटा, टाइम, रिसोर्स एंड एथिकल कंसिडरेंस। अब भाई टॉपिक भी आपको ऐसा चूज करना है जिसका डेटा आपको इजीली मिल जाए। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं एकदम ही हाईफाई लेवल की कोई रिसर्च कर दूं कि बैंक के इंटरनल लॉकर्स में कैसे सेफ कीपिंग होती है, भाई पर वहां तक जाने का आपके पास एक्सेस होना चाहिए। क्या बैंक आपको लॉकर तक की एक्सेसिबिलिटी को अलाउ करेगा? क्या वो सिक्योरिटी को आपको देखने देगा? आई थिंक कि वो इतने
डीप और इतने प्राइवेट सेगमेंट को डेटा आपसे बहुत इजीली नहीं शेयर करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये कहते हो कि रिटेल बैंकिंग की टाइमिंग्स क्या है, कैसा वहाँ का बिहेवियर है, अगर इस तरीके का आप टॉपिक लेते हो कि भाई ब्रांच में लोगों का आना जाना कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, या फिर क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, तो इसके बारे में आपको बैंक की ब्रांच बताने में शायद आप प्रॉब्लम करे, वो आपको क्वेश्चन के आपके इजीली जवाब दे देंगे। बट इफ यू गो देयर एंड यू विल आस्क दैट कि लॉकर की टाइमिंग क्या है, लॉकर किस तरीके से जाते हैं, आप यहाँ भी जो विजिट करवा सकते लॉकर की, तो वो तो आपको लॉकर तो छोड़िए, अब कहीं किसी जेल वेल में ना डाल दे कि भाई चोर आया है जो हमारी इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को क्यों निकाल रहा है। समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। फिर आपका फिजिबिलिटी चेक, कंसीडर एक्सेस टू डेटा, टाइम रिसोर्स एंड एथिकल कंसिडरेंसी, हमने कर लिया था। अ वेल इन्फॉर्म्ड रिसर्च प्रॉब्लम प्रोवाइड्स डायरेक्शन, फोकस एंड क्लैरिटी, ensuring द स्टडी रिमेन्स रिलेवेंट एंड अचीवेबल। तो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने एसएस दे दिया है, आपको लग रहा है कि बहुत छोटा पढ़ाया है इसने, तो देखो मैंने तुम्हें जो प्रॉब्लम्स बताई है उनको दो दो तीन तीन लाइन में मैंने बताया है, आपको पांच पांच छह छह लाइन कर देनी है, और जब पेपर भरोगे आपको वही अगेन पैटर्न है, चार लाइन, चार पेपर भरने होते हैं, एक दो तीन चार, अब बोथ साइड में अगर आप इतना लिख के आ रहे हो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर पेपर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन सेकंड के। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटीट्यूड एंड एटीट्यूड मेजरमेंट। भाई एटीट्यूड क्या है और एटीट्यूड मेजरमेंट क्या है। तो एटीट्यूड हम सभी ने सुना है, हम लोग बोलते भी है कितनी बार कि एटीट्यूड मत सुना, डोंट शो मी द एटीट्यूड, ये तो सबने सुना ही होगा, बचपन से टीचर्स के मुंह से सुनते आ रहे हैं। तो इधर भी एटीट्यूड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो एटीट्यूड है क्या। एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी expressed by evaluating a particular object, person, idea or situation with certain degree of favor or disfavor। ठीक है, it encompasses thoughts, feelings and behavioral intentions towards something। Attitudes influence human behavior and in management research understanding them helps in areas and consumer behavior, employee motivation and organization culture। तो देखो भाई, एटीट्यूड का मतलब बुरा ही नहीं होता। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड कैसा है भाई, प्रोएक्टिव अप्रोच है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, कुछ होते हैं बहुत ही हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं, ठीक है, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, हर चीज को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है वो लोग एटीट्यूड का कि गो 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 हम कर देंगे, मतलब अच्छी बात है, ये एटीट्यूड भी अच्छा है। और एक होता है कोई हमेशा ही नकारात्मक रहता है, तो मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा है जो मीडियम में है, मध्यम मार्ग में ही जिंदगी है, आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, यही मिल जाना चाहिए, बीच में रहना चाहिए आपको। कि आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो आपको दोनों एस्पेक्ट सोचने पड़ते हैं, आपको ये भी सोचना पड़ता है कि यार ये काम, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, दोनों पहलू सोचकर आप उस एटीट्यूड के टुवर्ड्स काम करते हो। तो आपकी क्या साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, आप कैसे किस तरीके के व्यक्तित्व हो, आप एनर्जेटिक हो, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, ये सब चीजें एटीट्यूड को कहीं ना कहीं फाइंड रिजल्ट आउट करती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या है वो भी समझते हैं। तो पहला है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हुआ, बिलीव्स टू थॉट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एक्सरसाइज इज हेल्दी। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है भाई, जो सोच है एक इंसान की, कैसी सोच है। एक आदमी मानता है भाई एक्सरसाइज इज हेल्दी, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो हेल्दी है। अब जैसे कोई मोटिवेशन फ्रीक है, जैसे कोई जिम फ्रीक है, तो क्या करेगा वो, आपको जरूर सलाह देगा कि भाई ये वाला प्रोटीन ले लो, आप सुबह जाओ, सुबह साइकिलिंग करो, एटलीस्ट आप 100 सिटअप्स करो या फिर 50 पुशअप करो। देखो उनके लिए कहना आसान है क्योंकि वो डेली कर रहे हैं, उनके लिए रेगुलर है। पर आप उस आदमी से जो पूछो, जो एक ओबेस आदमी है जो घर में बैठा हुआ है, क्या वो 100 सेटअप मार देगा, वो 10 मार दे बड़ी बात हो जाएगी, समझ गए। बट वो कमाता अच्छा है तो वो आपको ये जरूर बोल देगा भाई कि एक्सरसाइज इज हेल्दी, नो डाउट, बट मनी इज ओवर टू एक्सरसाइज हेल्थ, वो ये भी बोल देगा, उसको बोलने में कुछ नहीं जा रहा, उसके लिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, पैसा कमाना। ठीक है, फिर है अफेक्टिव कंपोनेंट, इमोशनल रिलेशन, फीलिंग हैप्पी वाइल एक्सरसाइजिंग। अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, अब किसी को क्या अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको पैसा कमाना बहुत पसंद है, उनको अगर आप दिन रात काम करवा लोगे और उनको पैसा मिल रहा है उसमें, तो वो लगे रहेंगे। आपने देखा होगा सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे बैठ जाते हैं कुछ लोग ट्रेडिंग करने के लिए, उनको स्टॉक में नॉलेज है, उनको स्टॉक में लगाना है पैसा, डुबाना है पैसा और फिर उसके बाद बनाना है पैसा। ठीक, ऑन द अदर हैंड बहुत सारे कैसे सेफ ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा लगा के छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई हमें बहुत निश्चिंतता है, हम साल 1.5 साल बाद भी अपना स्टॉक से पैसा निकाल लेंगे। तो दो तरह के लोग हैं। तो कैसे फीलिंग आपको हैप्पी आ रही है, इमोशनल अफेक्ट कैसा कर रहा है, वो आपका एटीट्यूड का करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। बिहेवियरल कंपोनेंट्स,
एक्शन टेंडेंसी, रेगुलरली गोइंग टू द जिम। अब बिहेवियर कैसा है, मैंने वही बोला कि बिहेवियर कैसा है फिर आपका। कुछ लोग हैं जो 3 दिन जिम जाते हैं कि एकदम हाईली मोटिवेट होते हैं, फिर उसके बाद रुक देते हैं, फिर कहते हैं भैया अब हमारा नहीं, अब हमने पैसे दे दिए, हमारे जिम ट्रेनर का प्रोटीन का पैसा हमने दे दिया उसको, वो बॉडी बनाए, हम तो अपने घर बैठेंगे। ठीक बात है। पर ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कैसे हैं कि भाई वो रेगुलर जिम जाते ही जाते हैं, रेगुलर उनको पार्क जाने जाना है, रेगुलर उनको साइकिलिंग करनी ही करनी है, चाहे वो बीमार हो जाएंगे तो एक दिन स्किप कर देंगे, पर नेक्स्ट डे फिर वो आपको वहीं पर देखेंगे। तो वो चीज वो होती है बिहेवियरल कंपोनेंट। अब एटीट्यूड का मेजरमेंट कैसे होता है वो पढ़ते हैं। Attitude measurement is the process of quantifying individuals' attitude using systematic methods. Since attitudes are not directly observable, research use variable tools to infer them based on responses. ठीक है, तो कैसे हम एटीट्यूड को मेजरमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है लेकर्ट स्केल। लेकर्ट स्केल कैसे होती है? द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक, रिस्पॉन्डेंट्स इंडिकेट द अग्रीमेंट। आपने देखा भी होगा, आपसे क्वेश्चनर करा जाता है जहां पे, अगर आपने कभी देखा हो क्वेश्चनर्स में स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, यूट्यूब पे भी आता है ना कि ये ऐड आई है तो इस ऐड से आप रिलेवेंट मानते हो, इस एग्री, स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, नॉट रिलेवेंट टू मी, इस तरीके की जो आती है उसे हम बोलते हैं लिकर्ट मेथड। फिर आता है सेकंड आपका सिमेंटिक या डिफरेंशियल मेथड। मेजरमेंट मीनिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स लाइक गुड, बैड, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। दो ही आपको ऑप्शन दिए आते हैं कि भाई या तो आपको पसंद है या नहीं पसंद है। भाई आपको कैडबरी चॉकलेट पसंद है, हाँ, ये पता पूछेगा गुड है बैड, आपको हाँ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आप गुड दोगे या बैड दोगे। या फिर आप दोगे एफिशिएंट या इनएफिशिएंट। भाई आपको होंडा की मोटरसाइकिल्स अच्छी लगती है, एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, वो आप लगा दोगे। फिर आपका थर्ड स्टोन स्केल। तो थर्ड स्टोन स्केल में क्या होता है? involves multiple judges who assigns values to statements. Respondents select the statements they agree with the and the attitude score is over the value of the those statements. तो यहाँ क्या होता है? मल्टीपल जजेस को पहले बैठाया जाता है। इन थर्ड मेथड में क्या होता है? टेक्निक मेजरमेंट की एक पैनल बैठ जाता है जजेस का, जैसे हम इंटरव्यूज में यूजुअली होता है कि आपके जवाब होते हैं, आप जवाब देते हो और कुछ लोग आपको जज कर रहे होते हैं। यूपीएससी के इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूपीएससी इंटरव्यूज, जहां पे 5 लोगों का पैनल होता है, 7 लोगों का पैनल होता है, जहां पे एक आदमी बैठता है, वो अपने जवाब देता है, लोग उसके मेंटली पीस को पूरा तोड़ देते हैं उस लेवल तक जहां तक वो खुद रो जाता है। आप यकीन मानिए जो भी यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं वो उस कमरे के अंदर तक उतने ही चिंतित होते हैं जितने कि वो, उनको लगता है कि हमारा नहीं हो रहा है, पर वो अंदर जो 7 बंदे बैठे हैं वो जज कर रहे हैं पूरे बेसिस पे, उसको तोड़ देते हैं, उसकी उसकी बुद्धि का वो लेवल तक निकाल लेते हैं जहां तक उसे लगे कि मैं अब मेरा नहीं होने वाला, पर उसका हो जाता है क्योंकि वो इतना उसको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। आपने पूछ लिया कि भाई आपके फेवरेट पर्सन कौन है, उन्होंने बोल दिया अगर अब मेरे पापा है तब तो बढ़िया, पर उसने बोल दिया विवेकानंद, तो वो भाई उधेड़ देंगे कि विवेकानंद जी ने कब अपना कौन सा उपनिषेध को पढ़ा, उन्होंने कौन से कब उन्होंने पहला कोलंबो में सॉरी क्या नाम है अमेरिका में पहला भाषण कब दिया, वो सब चीजें फिर पूछने ले जाएंगे क्योंकि भाई वो यूपीएससी वाले के पापा को नहीं जानते, पर विवेकानंद को तो उन 7 बंदों ने पढ़ रखा है, तो वो उससे और उनसे ज्यादा तो पढ़ा नहीं होगा क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी है, पुराने चावल है। तो इस तरीके की चीजें होती है, तो उधेड़ देना ये होता है थर्स्टोन स्केल। फिर है गटमैन स्केल। अज्यूम अ हायरार्की इन रिस्पॉन्स, इफ अ रिस्पोंडेंट एग्रीज विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे ऑल्सो अज्यूम टू एग्री विद अ वीकर वन। ठीक है, गटमैन स्केल क्या होता है? यूजुअली आपने देखा होगा कि ना, हमें ऐसा लगता है कि कोई शाहरुख खान अगर कोई स्टेटमेंट दे दे तो ऑटोमेटिकली लोग उसके साथ ना जुड़ाव, उसको लगता है थोड़ा लगाव कि हाँ भाई यही तो एक रीजन है एडवर्टाइजमेंट का। अगर वो बोलता है सोना चांदी खाता तो हो जाता, तो जब भी तो सोना चांदी की इमामी की च्यवनप्राश बिकने स्टार्ट हो गए कि शाहरुख खान ने बोल दिया। तो अगर एक बड़ी पर्सनैलिटी किसी चीज को स्ट्रांगली अग्री करती है तो वीकर सेक्शन अपने आप ही उसको एग्री करने लग जाता है। बॉस भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, हमारे ऑफिस का बॉस, द बॉस इज ऑलवेज राइट, जो हम हमेशा बोलते हैं। सो अब है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मीजरिंग एटीट्यूड इन अ मैनेजमेंट। भाई इंपॉर्टेंस क्या है, एटीट्यूड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी तो पढ़ लिया है। तो पहला है हेल्प्स इन मार्केट रिसर्च। भाई मार्केट रिसर्च को हेल्प करने में एटीट्यूड मेजरमेंट बहुत रोल प्ले करता है कि लोगों का एटीट्यूड कैसा रहेगा इसके टूवर्ड्स। अगर आप सर्वे लेवल पे कर लेते हो कंडक्ट तो आपको पता लग जाता है कि अगर लोगों को यहाँ चीजें पसंद आ रही है तो आगे भी पसंद आएगी ही। फिर है एम्प्लॉय सर्वेस टू गॉज इन जॉब सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट।
आप यूजुअली अपने ऑफिस में जाके पूछते हो भाई कि ये जो नई प्रोसेस आया, नया सॉफ्टवेयर आया, आपको पसंद आ रहा है, स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 70 में से 50 लोगों ने ये कह दिया कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, और अभी भी 20 लोग जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम अज्यूम करते हैं कि 50 लोग जो सीख रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है। अगर वो नए एज ग्रुप के हैं तो हमें चैलेंजेस किन के साथ आ रहा है, मिडिल एज के साथ। तो हमें ये नहीं मिडिल एज को पीछे छोड़ के चलना है, हमें क्या करना है, हमें एक टीम बना देनी है, टीम बिल्ड कर देनी है, कुछ नए लोग और कुछ पुराने लोग, पुराने लोगों का एक्सपीरियंस और नए लोगों की टेक्निक, दोनों को मर्ज करके हम लोग एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो फोड़ देगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चैलेंजेस आएंगे, ओल्ड एज वाले बंदों को आएंगे। जो आज आप सोच रहे हो कि एआई टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हो और सब चीजें कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड, बट आज से आपको लगता है 20 साल बाद जो नए लड़के आएंगे उनको आप कंपीट कर पाओगे टेक्नोलॉजी के टर्म्स में? आई डोंट थिंक सो। तो वही एक चीज है। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इनिशिएटिव्स बाय रिलीविंग रेसिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस लेवल। अब वही मैंने जो बोला एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर वाला, कि कुछ लोग उसमें अभी रेसिस्टेंस लेवल पे होता है, कोई भी नया चेंज आता है किसी को पसंद नहीं आता। लोगों को दिल्ली में लो फ्लोर बसेस आ रही थी ना, लोग कह रहे थे गैस चैम्बर है और हमें डीटीसी को पुराना डब्बा बसेस चाहिए, समझ गए। तो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट आज वो डब्बा बसेस आपको दिखती नहीं है डीजल वाली, और सब लो फ्लोर बसेस ही चल रही है दिल्ली में, और जिसको सबने वाइडली एक्सेप्ट किया। तो शुरुआत में रेसिस्टेंस, चेंजेस को रेसिस्ट करना हर ह्यूमन की टेंडेंसी है, हर इंसान की टेंडेंसी है, बट ओवर द पीरियड हमें उसे रेसिस्टेंस लेवल से एक्सेप्टेंस लेवल तक ले जाना ही पड़ता है। सपोर्ट ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बाय एमिंग विद कस्टमर एटीट्यूड। फिर हमें ब्रांडिंग बनाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एटीट्यूड से, एटीट्यूड मेजरमेंट ब्रांड बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाई चैलेंज क्या है एटीट्यूड मैनेजमेंट में? चैलेंज भी तो आते होंगे, तो वो देखिए। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, रिस्पोंडेंट्स में प्रोवाइड आंसर्स दे बिलीव और सोशली एक्सेप्टेबल। अब देखो सोशली डिजायरेबिलिटी बायस कैसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पिताजी ने बोरोलिन बचपन से लगाई, बंगाली फैमिली बोरोलिन मतलब मुझे लगता है उनका ट्रेडमार्क है, सर्दी आई बोरोलिन निकल आएगा, समझ गए आप। तो उनको अगर आप अब ये बोलो कि भाई ये नई क्रीम आई है, आप ये ट्राई कर लो, नेचर की एक जॉय की बहुत अच्छी क्रीम है, इट इज अ वेरी गुड कोल्ड क्रीम, तो उनका एक बायस है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस है कि भाई बंगाली लोग बोरोलिन, वो आज भी बोरोलिन यूज कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा बोरोलिन खराब है या जॉय बहुत अच्छा है, बट मैं कह रहा हूँ कि उनका एक परसेप्शन है बोरोलिन उनको लगानी है, तो बोरोलिन उनके लिए एक सोशल डिजायरेबिलिटी बायस है, जहां से आपको बायस आंसर मिलते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल कहलाते हैं। तो एक चैलेंज होगा कि एटीट्यूड मेजर तो नहीं हो पा रहा इससे। फिर है रिस्पॉन्स बायस, टेंडेंसी इज टू अग्री विद ऑल स्टेटमेंट्स और चूज एन न्यूट्रल ऑप्शन। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, उनको ना नेगेटिव बोलने में बड़ा शर्म लगती है, समझ रहे हो। उनको आप सर्वे दे दो तो वो अग्री डिग्री डिसअग्री, वो सॉरी अग्री और क्या नाम है अपना स्ट्रांगली अग्री, एग्री स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, वो डाल डाल के फटाफट 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 निकल जाएंगे। वो किसी चीज डिसअग्री करना ही नहीं चाहते, कि उनको लगता है कि यार इससे ना हमारे को खराब हो जाएगा। और खासकर ये जो नए लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उनसे भी पूछा जाता है, उनसे एक लिकट स्किल वगैरह पूछा जाता है, मैकेंजी वगैरह में जगह अगर जाओगे आप इंटरव्यू देने तो आपको पता लग जाएगा। वो पहले आपसे बिहेवियर एटीट्यूड के लिए आपसे एक क्वेश्चनर देते हैं कि आपका एटीट्यूड है कैसा। तो उसमें लोग क्या करते हैं, स्ट्रांगली अग्री और एग्री पे ही डालते रहते हैं, वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है बहुत। उसमें आपका पहले राउंड में आप डिसलेक्ट हो जाओगे अगर आप ये चीजें कर दोगे। आपको अपनी स्ट्रांग ओपिनियन देनी है, उसे पढ़ो अच्छे से, पढ़ के फिर उसके बाद वो क्वेश्चनर फिल करना, तभी काम बनता है। कॉम्प्लेक्सिटी और एटीट्यूड्स, एटीट्यूड में भी मल्टी डायमेंशनल एंड डायमेनिक। तो भाई कॉम्प्लेक्सिटी एटीट्यूड की, वो मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, एक हर इंसान का एटीट्यूड एक जैसा नहीं है। हो सकता है कि उसका डायनामिक एटीट्यूड हो, कि भाई कहीं किसी चीज के लिए तो बहुत स्ट्रांगली वो बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, ठीक है, लीडर हो सकता है, बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, बट ऑन द अदर हैंड पर उसकी कम्युनिकेशन बहुत खराब हो सकती है। लीडर तो बहुत अच्छा है कि वो किसी को टास्क दोगे तो वो सबको लीड करके ले जाएगा, आगे तक पहुंचा देगा, बट उसका कम्युनिकेशन का वे थोड़ा सा खराब है। कम्युनिकेशन वे खराब किस वे में है कि थोड़ी गाली गलौज कर देता है या फिर कुछ किसी को हर्ट कर देता है सेंटिमेंट्स। देखो लीडर परफेक्ट वही है जो सबको लेके चले पर सबको हर्ट भी ना करे, थोड़ा कर सकता है पर एटलीस्ट वो एक दायरे में रहे। अब किसी की बहन माँ करके अगर कोई काम करवा रहा है तो मुझे लगता है वो ज्यादा दिन सक्सेस रहेगा। बंदा एक बार में टास्क कर देगा, अगले दिन से जॉब ढूंढना चालू कर देगा, क्या ये माँ बहन की गालियां दे रहा है, साले का इसकी कंपनी छोड़ो, समझ रहे हो, यही चीज होती है। Despite these challenges, attitude measurement remains a crucial element of behavioral and management research. Accurate measurement helps in designing strategies
प्रिडिक्टिंग बिहेवियर्स एंड इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों दिसंबर 2023 का। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मेहनत मेरी वेस्ट नहीं जा रही होगी, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन थर्ड है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग डिजाइन, what points should be taken into consideration while developing the sampling design for studying the problems of domestic airline passenger। भाई आप सैम्पलिंग डिजाइन आप कैसे कर सकते हो, और एक एग्जांपल आपको दे दिया है कि डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बेसिस पे आप सैम्पलिंग बताओ। तो सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है? सैम्पलिंग डिजाइन refers to the framework or blueprint for selecting a subset sample from a larger group population in a research study. It outlines how the sample will be chosen, the method of selection, the sample size, and how representative is to population. An appropriate sampling design ensures that the collected data will be generalized to the whole population, reducing the bias and increasing validity. अब देखो सिंपल सी बात है, आप भारत के डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर्स की बात कर रहे हो। अब एयरलाइन पैसेंजर बहुत वास्ट है, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब से भी लोग डोमेस्टिक एयरलाइंस को यूज करते हैं और महाराष्ट्र से भी करते हैं। तो आप सब स्टेट में जाके हर बंदे से तो नहीं पूछ सकते। तो आप क्या करते हो, आप एक एयरपोर्ट पे गए, फॉर एग्जांपल दिल्ली एयरपोर्ट पे गए, वहां से आपने क्या किया, एक सैंपल क्वेश्चन बनाया, एक सैंपल बनाया कि आप इस स्टेट के लोगों से पूछोगे, ठीक है। आप कुछ 4 लोग आपने दिल्ली के 4 लोग पकड़ लिए, जिनसे आपने पूछा कि आपका भाई क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन सी इंडिगो एयरलाइंस लेते हो, स्पाइस लेते हो, या फिर आप क्या नाम है एयर विस्तारा लेते हो, कौन सी फ्लाइट आप यूज करते हो, आपको कौन सी फ्लाइट पसंद है, उसमें क्या पसंद है, आपको क्या ऑन बोर्ड जो फूड मिलता है वो पसंद है, लॉन्च एक्सेस आपको है, ये सब चीजें आप पूछोगे। पहले 4 आपने दिल्ली के पूछ लिए, 4 आपने हैदराबाद के लोगों को पूछ लिया, 4 आपने 2 आपने उसमें से लेडीज रखी, 2 आपने जेंट्स रखे, 3 बच्चों से पूछ लिया, आपने समझ लिया। एक पॉपुलेशन, एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया आपने, बड़े से यानी पॉपुलेशन से एक छोटा सैंपल निकाला, आपने 50 लोग वो चुने जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट इन द सेंस कैसे कर रहे हैं कि कुछ साउथ के लोग पकड़े, कुछ नॉर्थ के पकड़े, कुछ वेस्ट के पकड़े, कुछ ईस्ट के पकड़े, उनमें कुछ लड़कियां पकड़ी, कुछ उनमें लड़कियां पकड़ी और लड़के पकड़े, कुछ उनमें आपने मिडिल एज लोग पकड़े आदमी, कुछ अपने मिडिल एज औरतें पकड़ी, कुछ छोटे बच्चों से भी पूछा आपने, ताकि जो होल इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और फिर आपने दिखाया कि भाई आपने इतने क्वेश्चन पूछा और इनका रिप्रेजेंटेशन ये आया। तो की टाइप्स ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस, सैंपल डिजाइन किस तरीके से होते हैं। तो देखो पहला होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग जहां पे आपने किसी से भी कुछ नहीं पूछ लिया, कोई भी रैंडम आदमी आया आपने उससे पूछ लिया, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फिर है आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या है कि आपने टारगेट किया कि कुछ की, जैसे आप 4 नॉर्थ के ही लोग पकड़ोगे, 4 आप साउथ के ही पढ़ोगे। फिर है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग जैसे आपने वहां पे और सिस्टमैटिक कर दिया कि भाई मैं 16 से लेके 32 के एज ग्रुप के ही को पूछूंगा, ठीक है, और मैं उसमें फिर अगेन मैं नॉर्थ के ही लोग को पूछूंगा, दैट इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। फिर आपका क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है कि जहां पे आप हर 10वें नंबर पे फिर आप रिपीट करते हो, क्लस्टरों में बांट देते हो। जैसे कि भाई मैं अब आज मैंने दिल्ली के लोगों से पूछा है, कल मैं दिल्ली मैंने एयरपोर्ट पे पूछा है, अब मैं परसों जाके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को महाराष्ट्र एयरपोर्ट पे पूछवाऊंगा। तो मैंने क्लस्टरों में बांट दिया कि पार्ट्स में बांट दिया कि भाई मैं एज ग्रुप में बांटूंगा, पहले मैं दिल्ली का कर रहा हूँ, फिर मैं महाराष्ट्र का कर रहा हूँ, फिर मैं पंजाब का कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्लस्टर में बांट के फिर उसको एक्यूमुलेट करा, दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग। फिर आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग 4 मेथड थे, अब नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है कि आपने उन लोगों को रखा कन्वीनियंस में, जैसे जो आपके लिए बहुत ही ईजी है। जैसे आप एयरलाइन डिस्ट्रिक्ट में गए और आपको पता है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी ये फ्रिक्वेंट जाने वाले लोग हैं, मेरे पड़ोस में ही हैं, और मुझे पता है ये लोग डोमेस्टिक एयरलाइंस को यूज करते हैं, तो मैं उन्हीं को पकड़ लेता हूँ। उन्हीं के पास जाके मैंने सिलेक्टेड लोगों से पूछ लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कन्वीनियंस क्यों हो गया, मैं एक ही मोहल्ले के, एक ही स्टेट के 10 लोगों से सैंपल ले रहा हूं। क्या वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। उनका हो सकता है कि बायस ओपिनियन हो, और हो सकता है उनके भी डिफरेंस ओपिनियन हो, बट बहुत हद तक क्या है कि उनका एज ग्रुप या फिर वो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो उनकी क्लास कैटेगरी सेम ही होगी। आप समझो कि अगर आप एक स्लम एरिया में एक सर्वे करते हो, तो देयर कुड हैव बीन चांसेस कि वहां पे आपको लो एज ग्रुप, लो इनकम ग्रुप या फिर मिडिल क्लास एज ग्रुप ही मिलेगा। आपको वहां पे हाई क्लास या लग्जरी
वाले तो एटलीस्ट नहीं मिलेंगे, बट अगर आप ये एयरपोर्ट पे सैंपल कर सकते हो तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन वाइल आस्किंग द क्वेश्चन तो आपको कोई बहुत ही बड़ा टाइकून, बिजनेस टाइकून भी मिल सकता है जो आपको बताए कि भाई मैं बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करता हूँ, या इनफैक्ट मेरा एक चार्टर भी है। समझ रहे हो, इस तरीके के लोग भी आपको वहां मिल सकते हैं। तो वो है, तो यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। फिर है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है कि आपको यही टारगेट लेके आना है कि पर्पसिव है, मेरा पर्पस ये है कि भाई मेरे को इस चीज को सही दिखाना है, इंडिगो को ही मेरे को मतलब गो एयर को ही अच्छा दिखाना है। तो क्या करते हैं उसमें पर्पसिव सैम्पलिंग, आप उसी एरिया के राउंड में घूमते हो जहाँ पे गो एयर के काउंटर्स लगे हैं, तो आपको क्या होगा, गो एयर्स के काउंटर लगे तो आपको क्या होगा कि गो एयर्स के बारे में ही पता लगता जाएगा। फिर है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग आ गया ना आपका एक और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है, जहां पे आप कोटा रख लेते हो कि भाई मैं 50 लोगों से ही पूछूंगा, 50 लोगों को कोटा ही रखा जाता था। स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, जहां पे आप एक्सपर्ट्स के लिए बात करते हो, एक्सपर्ट से बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बहुत ही क्रिटिकल जो सैंपलिंग होती है, जब सर्वेज होते हैं, वहां पे ये बहुत काम करता है डिजाइन में। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। जैसे आप ड्रग्स एडिक्ट के पास जाओगे, अब आपको उनसे सर्वे लेना है। अब ड्रग्स की बात कर आप करने लगो किसी मंदिर के पुजारी से या मेरे जैसे किसी आदमी से, तो वो आपको क्या ही बता पाएगा कि वो उसके अंदर की दुनिया क्या है, नशावृत्ति की दुनिया क्या है। बट इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है किस सवाल पूछने के लिए, एक ड्रग्स एडिक्ट जो ऑलरेडी एक ड्रग्स ले रहा है, या वो कहाँ से खरीद रहा है, उसको कहाँ से ड्रग्स मिल रही है, क्या वो किस एक्सटेंट तक सोच पाता है, क्या वो ड्रग्स लेने के लिए किसी की हत्या करना चाहता है। तो जो इस चीज को कर रहा है एक्सपीरियंस, वही आपको बता पाएगा ना इस बारे में। तो इसमें स्नोबॉल सैंपलिंग लगती है कि आपको कुछ सिलेक्टेड लोगों के मिलता है और रेफर करते हैं। फिर वो आपने एक ड्रग्स एडिक्ट को पूछा, फिर वो आपको बताएगा कि भाई, आप पूछोगे कि भाई आपके ओपिनियन है कोई और बंदे को जानते हो, तो बताएगा हाँ भाई एक और बंदा है उस मोहल्ले में, वो ड्रग्स बेचता है या वो ड्रग्स कंज्यूम करता है, आप उससे भी जाके सवाल पूछ सकते हो। तो बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही नैरो डाउन करना पड़ता है अप्रोच को, और बहुत ही तरीके से करनी पड़ती है स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है। कंसिडरेशन फॉर डेवलपिंग सैंपलिंग डिजाइन क्या करनी है। अब देखो डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर्स के बारे में करके, पहले तो सबसे पहला डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैसेंजर्स टू बी स्टडीड, आर यू फोकसिंग ऑन द बिजनेस ट्रैवलर, इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और डोमेस्टिक पैसेंजर्स। तो समझ में आ गई आप किसको टारगेट कर रहे हो, हम यहाँ कर रहे हैं डोमेस्टिक पैसेंजर्स को। अब डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए अगर आप इंटरनेशनल T3 एयरपोर्ट चले गए तो क्या होगा, आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा, एम आई राइट। पर अगर आप T1D पे जाओगे, दिल्ली के T1D पे, तो आपको वहां पे डोमेस्टिक पैसेंजर्स मिल जाएंगे। ठीक है। आप हिंडन एयरपोर्ट जाओगे तो वहां पे आपको डोमेस्टिक पैसेंजर मिल जाएंगे। पर यदि आप दिल्ली के T3 चले गए तो वहां पे इंटरनेशनल फ्लायर्स है और आपको आपके आंसर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम। अब आप सैम्पलिंग फ्रेम चॉइस करो, दिस रेफर्स टू द एक्चुअल लिस्ट ऑफ सोर्स फ्रॉम विच द सैंपल विल बी ड्रॉन, सच एज फ्लाइट मैनिफेस्ट, एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन बुकिंग डेटा। अब आपने किसको सैंपल के फ्रेम किसमें लेना है, ऑनलाइन डेटा से आपको लेना है, या फिर वहां जाके आपको देखना है कि भाई एयरपोर्ट का रिकॉर्ड क्या है, फ्लाइट की मैनिफेस्ट क्या है। मैनिफेस्ट क्या होता है, बहुत सारे लोगों का क्या है कि भाई हम तो इंडिगो में ही जाते हैं, हम पे चार कल को पैसा भी आ गया ना, बिजनेस क्लास अगर हम अफोर्ड भी करेंगे, देन ऑल्सो विल ऑप्ट फॉर द इंडिगो। इंडिगो जो है पूरी इकोनॉमी क्लास में रहती है, बट इंडिगो डूइंग मार्वेलस इन टर्म्स ऑफ एयरलाइंस। आप उसके शेयर प्राइसेस उठा के देख लो, आप उसके प्रॉफिट्स देख लो, सबसे प्रॉफिटेबल अभी जो चल रही है एयरलाइन वो इंडिगो ही है। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस क्लास नहीं रख रखी है, उन्होंने क्या रखा है, सारा इकोनॉमी है। अगर आप अमिताभ बच्चन है, रजनीकांत है, तो भी आपको सबके साथ ही ट्रैवल करना पड़ता है। अब उसमें क्या है, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, वो प्रॉफिटेबल इसलिए है। और ऑन द अदर हैंड क्या है, कुछ एयरलाइंस है जो उनके पास बिजनेस क्लास है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम खाली रह जाती है, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक। फिर है भाई चूज द सैम्पलिंग मेथड। स्ट्रैटिफाइड मेथड मे बी आइडियल इफ यू वांट टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, इकोनॉमी और बिजनेस, एयरलाइन और रीजन। तो स्ट्रैटिफाइड जैसे मैंने बताया था कि भाई आप नैरो डाउन कर देते हो अप्रोच को, तो आप बिजनेस क्लास को पकड़ रहे हो या फिर इकोनॉमिक को पकड़ रहे हो, तो उस तरीके से आप स्ट्रैटिफाइड मेथड को यूज कर सकते हो। क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, मे बी यूज फॉर फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स इफ रिसोर्स लिमिटेड, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एग्जांपल बोर्डिंग गेट्स मे बी यूज थ्रू इट कैरीज लिमिटेशंस। कन्वीनियंस सैम्पलिंग कैसे कर सकते हो, अगर आपको भाई कन्वीनियंस है कि मेरे को ज्यादा जगह जाना नहीं है, मैं क्या करूंगा, एक जगह खड़ा हो जाऊंगा, बस बोर्डिंग गेट पे खड़ा हो गया, वहीं से मैं पूछता रहूंगा भाई आप कहाँ सी फ्लाइट में जा रहे हो, आपके कितने हैं। अगर उनके पास टाइम परमिट करता है तो वो लोग आपको आंसर कर देंगे और वही कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाएगा। वो होता है डिसाइड और सैंपल साइज।
Sample size should be satisfactory, adequate to represent the population. Factors influencing size, desired confidence level, margin of error and population variability. जो मैंने बताया कि अगर आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 50 लोग तो रखोगे। अब आप सोचो कि एक बंदे से 2 बंदों से आपने सवाल पूछा और आप पूरे इंडिया का पॉपुलेशन को आप उसमें रिप्रेजेंट करवाने वाले हो, तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो कम से कम एटलीस्ट एडिक्वेट और फ्रिक्वेंस और थोड़े से अच्छे नंबर होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो बहुत सारे स्टेट से आ रहे हो जिन लोगों से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिर्फ क्योंकि अगर आप दिल्ली दिल्ली के ही लोगों से पूछने लग जाओगे तो आपको दिल्ली का डाटा मिल रहा है, आपको इंडिया की पॉपुलेशन का डाटा नहीं मिल रहा। फिर ये वाली बात हो जाती है। Ensure representation and coverage. Cover different geographical zones, north, south, etc. Include both peak and off-peak travel times. Represent different airlines, brand, low cost and full service carriers. ठीक है। Time and resource constraints. The sampling design must align with the available time, manpower and the financial resources. ठीक है। Ethical consideration. Ensure passengers are informed and their consent is obtained. Maintain privacy and confidentiality. Data collection medium determine whether service may be conducted in flight, at the airport or via email, phone और post travels। ठीक है। डेटा कलेक्शन मीडियम भी देख लो भाई, तुम ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, या फिर आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, तो किस तरीके से करोगे वो आपका मीडियम आप चूज करोगे। A well structured sampling design enhances the quality of research and ensures that finding related to domestic airline passengers issues are reliable, valid and applicable across the industry। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 भी खत्म हो गया है। अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। तो दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे होगे, बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। अब पता नहीं आपको इससे हेल्प मिलती है नहीं मिलती है, पर मैं कमेंट तो देखता हूँ, कुछ भाइयों के कमेंट आते हैं, उनके लिए मेरे को करना पड़ता है। ठीक है। तो इसी पर मेरी भी पढ़ाई हो जाती है इसी बहाने। ऐसे बताऊँ तो आप लोग भी पढ़ लेते हो, मैं भी पढ़ लेता हूँ, विन विन सिचुएशन है। और जहाँ मैं कुछ नहीं कर पाता वहां मैं वीडियो देख लेता हूँ अपने बनाए हुए, तो अच्छा है, सबकी मदद हो रही है। अब है क्वेश्चन 4। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी। भाई MMPP 1 में आप इस चीज को करोगे, आपको कुछ डेटा को टेबुलर फॉर्म में डालना पड़ेगा, कुछ आपको डेटा को पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स इनमें बनाना पड़ेगा। तो उसका फायदा क्या है, मैंने जैसा पहले भी बोला था पहले क्वेश्चन में कि डेटा से ज्यादा पिक्चर रिप्रेजेंट्स करती है। आपको कोई ग्राफ दिखा देगा, आपको कोई बार चार्ट दिखा देगा, आप इजीली समझ जाओगे, रेदर देन नंबर्स आर रियली रियली यूजफुल बट दे आर बोरिंग ऑल्सो। ये हमें एडमिट करना पड़ेगा, नंबर्स आर बोरिंग बट येट दे प्ले अ क्रूशियल रोल। बट वहीं पर ऑन द अदर हैंड मैं आपको पाई चार्ट दिखा दूंगा, मैं आपको ग्राफ्स दिखा दूंगा, या आपके इससे रिलेटेड कोई पीपीटी दिखा दूंगा, दैट वुड बी वेरी यूजफुल। वो आपको समझने में और समझाने में बहुत हेल्प करती है। तो वही चीज पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, वही इसके बारे में करा है। वंस डेटा हैज बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग अ रिसर्च स्टडी, it must be processed systematically to ensure that it is usable for analysis. The major activities involved in the processing stage include editing, coding, classification, tabulation, and presentation. Each step play a vital role in transforming new data into meaningful information that can inform decision making and management context. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिटिंग। एडिटिंग क्या होती है? Editing involves checking the data of errors, omission, inconsistencies, and ensuring completeness. This process helps to identify eligible or relevant responses and correct them if possible. Editing can be done manually or through software. Importance: ensures accuracy and quality of data, prevents misleading analysis, into also helps maintain consistency across responses and improves data reliability. तो एडिटिंग का समझिए, आप देखते हो न्यूज चैनल में बहुत बार कहते हैं एडिटिंग रूम, या फिर वीडियो प्रोसेस होने से पहले एडिटिंग होती है। क्यों होती है? आप एक वीडियो बना रहे हो, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं इसे एडिट करूंगा पहले। क्यों? कहीं पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही है, या बीच में जब वाइल मेकिंग दिस वीडियो कि मेरे घर से कोई बीच में कुछ बोल रहा रहा, तो मैं उस पार्ट को काट दूंगा। समझ रहे हो आप? तो वो एडिटिंग है, ताकि आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट मिले, जहां पे कोई इररिलेवेंट चीजें ना हो, जहां पे कोई फालतू चीजें ना हो, आपके काम की चीजें हो। तो एडिटिंग पहले होती है। ठीक है। किसी भी डेटा को हम पहले एडिटिंग करते हैं और उसमें से इररिलेवेंट चीजों को हटा देते हैं। देन है कोडिंग। Coding is the process of assigning symbols, usually numbers or responses. For example, male may be coded as 1 or female as coded 2. Open-ended responses may be categorized and then coded. तो भाई कोडिंग क्या है? आप किसी भी डेटा, कोडिंग वही नहीं होती जो आप कंप्यूटर पे करते हो। कोडिंग क्या है? कोडिंग यानी कि किसी भी फॉर्म को आपने सिंबल दे दिया,
ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया मेल को आप 1% करो, फीमेल को आप 2 करोगे। तो अगर आप सर्वे कर रहे हो डेटा में, आपने उसे 1 दे दिया, उसे 2 दे दिया, इस तरीके से चीजें को कर देते हैं। या फिर हमने जैसे दिल्ली को DEL लिख देते हैं हम यूजुअली, तो वो भी एक तरह की कोडिंग है। मुंबई को हम MUM लिखते हैं या BOM लिखते हैं, तो वो भी एक तरह की कोडिंग है। Coding simplifies large volumes of data, facilitates data entry and analysis using statistical softwares like SPSS और Excel. It also helps in pattern identification. ठीक है, फिर है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। दिस स्टेप्स इज आइडेंटिफाइड important for qualitative responses or variable like age, income and education level. Chronological, time based, geographical, location based, qualitative non-numerical attributes and quantitative numerical values. Classification allows research to draw comparisons, identify trends and better understand the structure of data. It improves clarity and interpretability. Tabulation. Tabulation is the process of arranging data into tables with rows and columns. It is a form of summarizing the data for easier understanding and analysis. Simple tabulation, one variable. Cross tabulation, more than one variable. Importance tables helps condense data, highlights relationships and facilitates comparisons. Tabular data forms the basis of charts and graphs. Tabular क्या है भाई, इतने ईयर्स में इतनी इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन का चार्ट देखते हो ना, या फिर गोल्ड का चार्ट देखते हो कि भाई किस तरीके से कितने साल की कितने साल में गोल्ड का रेट कैसे बढ़ा, तो वो क्या होता है, वो टेबुलेशन फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में आपको दिखता है कि भाई 2000 में इतना था, 2010 में इतना हुआ, 2020 में इतना हो गया, और 2030 में एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शंस क्या है। तो गोल्ड का चार्ट जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्रेजेंटेशन, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग द प्रोसेस डेटा in visual formats such as graphs, charts, diagrams, or histograms. Effective data representatives helps in communicating, finding clarity. Stakeholders visuals can reveal patterns, trends, and anomalies quickly, making them essential for managing decisions. ठीक है, overall importance in research study. These processes ensure that the raw data is transformed into analyzable form. They improve the validity and reliability of research finding, enable better interpretation, communication and decision making based on research results. Without proper editing, coding and classification, data analysis may lead to incorrect conclusion. In conclusion, editing, coding, classification, tabulation and presentation are integral components of the research methodology. Each step adds structure and meaningful data, thus enhancing the scientific quality and utility of the research. अब आ गए हमारा क्वेश्चन 5 पे। हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन 5 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, वो पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। भाई क्या क्या है, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आप जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हो, जैसे कि आप क्वेश्चनर से, सर्वे से, इंटरव्यू से लेते हो, दैट इज प्राइमरी डेटा। Refers to the data collected directly to the researchers for the specific purpose of their study in original, current and directly relevant to the research objectives. Various methods exist of primary data collection, each with one advantage or disadvantage. हम इसके advantage पढ़ेंगे और disadvantage पढ़ेंगे। Observation method, पहला है observation method. Involves watching and recording behaviors or events in real time without interacting with participants. आपने बहुत बार देखा मैनेजर फ्लोर पे देखता रहता है कि आप क्या काम कर रहे हो, बात नहीं करता पर वो आपको ऑब्जर्व करता है। मेरिट क्या है, captures actual behavior, not just reported, non-intrusive and natural, suitable for studying non-verbal behavior. ठीक है, आप किसी तरफ सवाल पूछोगे तो वो एक्टिंग कर सकता है, बट आपको जब किसी को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आप उसको नेचुरल स्टेट में देखते हो कि करता क्या है पीछे एक्चुअल में। डिमेरिट क्या है, कैन नॉट कैप्चर मोटिवेशंस और एटीट्यूड्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, ऑब्जर्वर बायस में अफेक्ट रिलायबिलिटी। ठीक बात है, डिमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी है। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, अ डायरेक्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन वेयर द रिसर्चर आस्क क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऐसे होते हैं। हाई रिस्पॉन्स रेट मिलता है भाई, मैं इंटरव्यू में देखते हो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप हाईली उसको इंटरेक्ट करते हो, आप बताते हो डायरेक्ट, तो अच्छी बात है, मेरिट है। क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा उसका तो सामने आप पूछ लेते हो भाई आपका क्या कहने का मतलब है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। इन डेप्थ इंसाइट्स एंड एटीट्यूड एंड परसेप्शन, आपको बंदे की पर्सनैलिटी का पता लग जाता है कि कैसे बात कर रहा है। अगर कोई बंदा इंटरव्यू में अपनी फैमिली के लिए ज्यादा बात कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी फैमिली से टच ज्यादा है। कोई बंदा अगर आपने बहुत ही ज्यादा पैसों की सेल्स की बात कर रहा है तो आपको पता लग जाता है कि भाई इसकी एग्रेसिव अप्रोच है सेल्स को लेकर, तो ये सेल्स टीम के लिए सही रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना आप उस तरीके से। बट डिमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग,
पहला एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग, सब्जेक्ट टू इंटरव्यूअर बायस, मे लीड टू सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज। अब सब्जेक्ट टू इंटरव्यूअर जैसा है उसको ऐसे ही लोग पसंद आ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि अब एक बंदा आया जो कह रहा है भाई मेरे को फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है, पर वो इंटरव्यूअर चाह रहा है वहां पे कि नहीं मुझे तो वो आना चाहिए जो सेल्स करे यहाँ पे 8-9 घंटा बैठ के तो उसको पसंद वही आएगा जो उल्टी बातें करेगा उसके लिए सेल्स वेल्स वाली। ठीक है। क्वेश्चनियर मेथड, जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चनियर यानी 4 सवाल स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री या तरीके से पूछा जाता है। अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिस्पोंडेंट्स ऑफन इन लार्ज नंबर्स। होता है ना, हम लोग बहुत सारे 100 क्वेश्चनियर निकाल लिया हमने, 100 लोगों को बांट दिया और हमने बोला भाई कि आप फिल करो आपके स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री क्या होता है। तो लो कॉस्ट और वाइड रिसर्च, भाई लो कॉस्ट है और वाइड रीच है। पहली बात तो आपको पैसा कम लग रहा है, आपको 100 लोगों में बांट दिया, आपको रिसर्च मिल रही है फ्री फंड में। रेस्पोंडेंट्स कैन आंसर एट देयर कन्वीनियंस, अब भाई आप उसे ये नहीं बोल रहे कि मेरे सामने ही करो, आपने पेपर दे दिया, वो अपने जब फ्री होगा तब कर देगा। फैसिलिटेट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब उससे क्या है आपको 1 2 3 4 नंबर में दे देते हो, 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप दे देते हो, उनमें आप उससे पूछ लेते हो कि भाई क्या वुड यू लाइक टू हैव कैडबरी चॉकलेट, हाउ मच यू लाइक कैडबरी चॉकलेट, डू और इफ यू नॉट लाइक कैडबरी चॉकलेट देन विच चॉकलेट डू यू लाइक। इस तरीके से आप एक सैंपल ले लेते हो, 50 क्वेश्चन को चॉकलेट से रिलेटेड पूछते हो। बट इसमें क्या है, इसके मेरिट तो है ये, पर इसमें एक चीज इंश्योर करनी होती है कि जो पहला क्वेश्चन है वो दूसरे से रिलेटेड हो, वरना लोगों का ध्यान टूट जाएगा। अब आपने पूछ लिया कि डू यू हैव चिल्ड्रन और उसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन बोल लिया कि आर यू मैरिड और नॉट, तो ये उल्टा हो गया। पहले आपने पूछना आर यू मैरिड और आर यू सिंगल, आर यू मैरिड सिंगल मैरिड, इस तरीके से डालना है कि भाई, फिर उसके बाद पूछोगे डू यू हैव चिल्ड्रन। तो ये क्या है, सीक्वेंस बन गया कि आपने पहले मैरिज का पूछा फिर आपने उससे बच्चे पूछ लिया, आपने पहले बच्चे पूछे फिर मैरिज पूछी, तो वो थोड़ा इरेलीवेंट हो जाता है, तो आपको सीक्वेंस बना के रखनी पड़ती है। डीमेरिट्स क्या है इसके, लो रिस्पॉन्स रेट, भाई क्वेश्चन कोई भी सही से नहीं देता है अनटिल अनलेस उनमें अगर आपका फायदा नहीं है। आपको कोई बोलेगा भाई क्वेश्चन दे दे यार, तो आप यार अच्छा फटाफट लगा पढ़ोगे भी नहीं आप अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो। इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन रखो, 10 से 15 रखो बस। अगर आप 20-25 क्वेश्चन किसी को दे दोगे क्वेश्चन में तो वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, लिमिटेड टू इलिटरेट पर्सन। अब इसमें क्या क्वेश्चन सिर्फ पढ़े लिखों के लिए है, इलिटरेट पर्सन के लिए नहीं है। अब आ गया हमारा फोर्थ, फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस करता है कहां पे, ग्रुप डिस्कशन पे। involves group discussions among selected participants led by moderator to explore perception and attitudes. Encourage rich interaction and ideal generation, useful for exploratory research. Group dynamics may be biased response, required skilled moderators, difficult to generalize finding. आपने जल्दी देखो ग्रुप डिस्कशन आजकल जो पैनल में होती रहती है न्यूज चैनल पे, वो भी एक तरह का ग्रुप डिस्कशन ही है, जहां बैठा देते हैं हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और वो लोग, कोई हिंदू संगठन अपनी बात करता है, मुस्लिम संगठन अपनी बात करता है, तो उस तरीके की ग्रुप डिस्कशन है। और उसमें क्या है, जो एंकर होता है वो अब मॉडरेटर होता है। हालांकि ये लोग तो ड्रामा करने लगे हैं, एक्टिंग एक्टिंग करने हैं ज्यादातर आजकल, तो न्यूज चैनल किसी कार्टून नेटवर्क से कम नहीं रहा आज की डेट में। बट वो भी एक तरह का एग्जाम्पल है कि ग्रुप डिस्कशन वहां पे हो रहा है। फिर आपका फिफ्थ, एक्सपेरिमेंटल मेथड involves manipulation of variables in controlled setting to observe cause effect relationship, high internal validity, highly established causality, demerits artificial environment, ethical concerns, expense and complex। environmental method में ये तरीका होता है कि आप एक एनवायरमेंटल बना के देते हो, एक तरह का कहते हैं ना आर्टिफिशियल एनवायरमेंट दे देते हो उस तरीके का, ताकि आपको सही मेथड मिले अपने, सही मेथड मिल जाए आपको प्राइमरी डेटा लेने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हमारा क्या है, चूजिंग अ मेथड। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, टाइम एंड बजट, accessibility of respondents. In conclusion, each primary data collection methods offer unique strength and limitation. A careful evaluation is necessary to choose the most appropriate methods for any given research scenarios. अब क्वेश्चन 6 आ गया हमारा। हमारा क्वेश्चन 6 है कि भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं, ए बी सी 3 हमारे हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स इन रिसर्च। पहला है
Scaling techniques help in measuring variables that are not directly observable such as attitudes and opinions. तो कैसे होते हैं भाई स्केल? पहला होता है नॉमिनल स्केल, कैटेगराइज डाटा जेंडर रिलीजन विदाउट एनी ऑर्डर, नॉमिनल स्केल जिसे बोलते हैं. ऑर्डिनल स्केल रैंक्स डेटा इन ऑर्डर, एग्जांपल सेटिस्फेक्शन लेवल विदाउट इक्वल इंटरवल्स. इंटरवल स्केल ऑर्डर्ड स्केल विद इक्वल इंटरवल्स, टेम्परेचर बट नॉट ट्रू जीरो. रेशियो स्केल like interval scales but with an absolute zero, example income or age. Ratio scale. Quota sampling. Quota sampling is a non-probability sampling technique where the population is segmented into exclusive subgroups. Age, gender and specified number of participants are selected from each group. Advantage ensures representation of key characteristics. Limitation not random, so prone to bias and non-satisfactory generalization. Coding of data. Coding involves assigning numerical or symbolic codes to raw data, especially texture or open-ended responses for simplification and analysis. Purpose facilitate data entry, sorting and analysis. Types pre-coding before data collection and post-coding after data collection. क्वेश्चन 7 एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम पेन और पेपर पे करके दिखाते हैं आपको, ठीक है. तो दोस्तों ये क्वेश्चन 7 मैं आप डिस्कस करने वाला हूं, जैसा मैंने बोला था पेन और पेपर पे डिस्कस करूंगा, तो वही है. ये क्वेश्चन तो आपको गिवन है ही, तो क्वेश्चन आप अभी अपने आप पेपर और पेन से लिख के करिएगा तभी समझ में आएगा. अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो देख के समझ आ जाएगा तो नहीं होगा, अपने आप कोशिश कीजिएगा. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में टेबल ध्यान देखना, टेबल का आपको सबसे बड़ा रोल है. अगर आप टेबल कैलकुलेट अच्छे से करोगे तभी आपका आंसर निकलेगा. तो हमें क्या बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस निकालनी है इसमें. तो बोल रहा है कि 23.5 टन से ज्यादा गैस निकलती है, इसकी नल हाइपोथेसिस निकालो 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पर. तो H नॉट कितना दे रखा है हमें, 23.5 टन अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. H1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 23.5 टन यूजिंग वन सैम्पलिंग साइन टेस्ट. तो टोटल नंबर हमें कितने दे रखे फिगर में, 40 टोटल नंबर है. अगर आप कैलकुलेट भी कर लेना तो 40 तो हमारा n नंबर हो गया. वी कैलकुलेट वेयर द म्यू नॉट इज इक्वल टू 23.5 प्लस हम देखेंगे जब 23.5 से ज्यादा वैल्यू है इस टेबल में इंडिविजुअल लेवल की तो वो है 11 बार, और 23.5 से लेस वैल्यू है इस टेबल में 29 बार, और x नॉट इज इक्वल टू 23.5 एक भी बार नहीं है. तो ठीक है, ये हमारे नंबर फिगर में आ गए. नो वैल्यूज आर एग्जैक्टली 23.5, सो वी ऑल 40 वैल्यूज, वी विल यूज ऑल 40 वैल्यूज. अब बाइनोमियल टेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से हम. HOH is equal to less than is equal to 0, the probability of value being less than or greater than the median, that is 0.5. अब लेट्स एज्यूम करो कि नंबर ऑफ माइनस साइन 29 है, n इज इक्वल टू 40 है. वी यूज अ नॉमिनल अप्रोक्सीमेशन, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी. n नंबर आपके कितने हैं 40, p नंबर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 इज इक्वल टू 20. ठीक बात है. अगर आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे 20 आ जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट n इंटू पी इंटू क्यू. n आपका कितना है 40, p प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी है आपकी 0.5, कोटेशन वैल्यू कितनी है 0.5, अंडर स्कोर कितना देगा 10, दैट इज 3.16. अप्लाई कॉन्टिन्यूशन कॉरिलेशन करना है. z इज इक्वल टू 29 जो आपकी यानी लेस में वैल्यू थी कि आपकी इससे कम वैल्यू आएगी. फिर है आपका 0.5 यानी जो आपका ये वैल्यू निकला है अपना क्या नाम है जो आपको ये निकला है पी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपका 0.5. फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपका निकला है 20, सॉरी एनपी मीन, आपकी मीन दैट इज 20 डिवाइडेड बाय एसडी दैट इज 3.16. इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 2.68 आ जाएगा. तो पी जो है जेड वैल्यू हमारे कितनी रखी है 23.5 और हमारी वैल्यू कितनी निकली 2.68 का एमिशन. तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम रिजेक्ट करते हैं इस नल हाइपोथेसिस को क्योंकि एमिशन हमारा 2.68 ही हो रहा है. तो और 0.05 से लेस का है नल हाइपोथेसिस, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे. दैट मींस एमिशन हमारा कम हो रहा है. तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना न्यूमेरल प्रॉब्लम्स को.